सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम भारत के विशाल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे। कभी सोचा है कि हमारी रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सुबह की चाय हो या कोई भी स्नैक, वो हम तक पहुंचती कैसे हैं? इस पूरी बातचीत में हम उन्हीं बड़े बड़े नेटवर्क्स को समझेंगे जो पूरे भारत को जोड़ते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो देखिए, भारत का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: लैंड, वाटर और एयर। यही तीनों मिलकर उन कॉम्प्लेक्स जर्नीज को मुमकिन बनाते हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट आखिर जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे भारत की लाइफलाइन यानी सड़कों की। उसके बाद देश की धड़कन रेलवे को समझेंगे। फिर वाटर, एयर और पाइपलाइंस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में आइडियाज के नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ट्रांसपोर्ट इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक पुल की तरह है जो प्रोडक्शन को कंजम्पशन से जोड़ता है। मतलब जो सामान खेतों और कारखानों में बनता है उसे बाजार तक और हम तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क तो चाहिए ही, है ना। और इसी नेटवर्क की सबसे जरूरी कड़ी है भारत का सड़क जाल, जो आपको बता दूं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। जरा इस नंबर को देखिए, 62.16 लाख किलोमीटर। ये है भारत के रोड नेटवर्क की कुल लंबाई। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। इतना कि आप धरती के 150 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। कमाल है ना। और ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है ना, ये देश के ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर बोझ उठाता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, करीब करीब 85% पैसेंजर ट्रैफिक और 70% माल ढुलाई सड़कों के जरिए ही होती है। अच्छा, अब इस पूरे नेटवर्क को भी कई कैटेगरीज में बांटा गया है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। नेशनल हाईवेज की लंबाई सिर्फ 1.36 लाख किलोमीटर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी सड़कें हैं, जिनमें गांव की सड़कें भी आती हैं, वो 59 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो अब आती है। ये जो नेशनल हाईवेज है ना, ये टोटल रोड लेंथ का सिर्फ 2% है। लेकिन देश का 40% ट्रैफिक यही संभालते हैं। सोचिए कितनी जबरदस्त एफिशिएंसी है इनकी। और इसी एफिशिएंसी को और भी बेहतर बनाने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और फिर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर आसान बनाते हैं। और हाँ, जब बात आती है मुश्किल और बॉर्डर वाले इलाकों की, तो वहाँ पिक्चर में आता है BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में बना ये संगठन दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जैसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सड़कों को बनाने और मेंटेन करने का काम करता है। तो चलिए सड़कों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट की एक और बैकबोन की, इंडियन रेलवेज, जिसे सच में देश को जोड़ने वाली धड़कन कहा जाता है। इसका इतिहास भी काफी शानदार रहा है। देखिए, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर की एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और आज हम कोंकण रेलवे जैसे इंजीनियरिंग के अजूबों को देखते हैं। वाकई एक लंबा सफर तय किया है इसने। लेकिन रेलवे सिर्फ लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरिया नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने अलग अलग कल्चर्स के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया है। मतलब इसने सच में देश को एक करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। थोड़ा टेक्निकल बात करें तो इंडियन रेलवे 3 अलग अलग ट्रैक गेज पर काम करती है। गेज का मतलब होता है पटरियों के बीच की दूरी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ब्रॉड गेज सबसे कॉमन है और अब तो ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए मीटर और नैरो गेज को भी ब्रॉड गेज में बदलने पर ही फोकस किया जा रहा है। अच्छा, तो रोड्स और रेल्स से आगे बढ़कर अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट के कुछ और ज़रूरी तरीकों को: वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस। हर एक की अपनी अलग खासियत है। जैसे वाटरवेज भारी सामान के लिए सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली तरीका है, तो वहीं एयरवेज सबसे तेज है और ऐसे मुश्किल इलाकों को भी कनेक्ट करता है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। भारत में करीब 14,500 किलोमीटर के इनलैंड वाटरवेज हैं, जिनमें नदियां, नहरें और बैकवाटर्स सब शामिल हैं। जैसे ये केरल के नेशनल वाटरवे 3 की तस्वीर है। ये न सिर्फ रीजनल ट्रांसपोर्ट बल्कि टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं।
और फिर आता है पाइपलाइंस का वो अदृश्य नेटवर्क। ये हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन देश की इकोनॉमी की धमनियों की तरह काम करता है, जो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस जैसी ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये तो हो गई लोगों और सामान को मूव करने की बात। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उस नेटवर्क पर जो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को मूव करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। तो देखिए, कम्युनिकेशन को हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पर्सनल और पब्लिक, जिसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान या कुछ लोगों के बीच की बातचीत। और मास कम्युनिकेशन में आते हैं रेडियो, टीवी, अखबार, जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। भारत में मास कम्युनिकेशन का सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। सोचिए, 1923 में पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर 1959 में टीवी की शुरुआत हुई और 1983 में जब इनसैट सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हुआ तो उसने तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया ही बदल दी। और ये जो सारी तरक्की हुई है, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि भारत के आने वाले कल के लिए कौन सा नेटवर्क ज़्यादा ज़रूरी साबित होगा, फिजिकल नेटवर्क या फिर डिजिटल नेटवर्क? इस पर सोचना तो बनता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि चाहे वो सड़कों और ट्रेनों का फिजिकल नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट और सैटेलाइट्स का डिजिटल नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये दोनों ही भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। और ये दोनों मिलकर ही देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।